हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 का पेपर जो कि मर साइकिल हो गया था। ये सोशियोलॉजी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कॉन्युगेशन मीन्स उपनगरीय समूह का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है क्लस्टर ऑफ सिटीज एंड टाउन फॉर्मिंग द कंटिन्यूअस नेटवर्क, यानी कि कुछ सिटीज़ का समूह और टाउन्स का जो समूह है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे बना हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड उपनगर। नो। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स, कि विभिन्न संस्कृतियों का जब संगम होता है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां होती हैं और जब वो एक फॉर्म के अंदर आती हैं, क्या उसे उपनगरीय समूह कहते हैं। तो देखो, उसे भी उपनगरीय समूह नहीं कहते हैं, इस वाली कंडीशन को कहते हैं संस्कृति संक्रमण। संस्कृति संक्रमण की अवधारणा इस वाले समूह को कहते हैं। नेक्स्ट आपका है अ प्रोसेस बाय विच आइडेंटिफाई अ फॉर्म, ऐसी प्रक्रिया जो लोगों की पहचान बनाती है, वहाँ के एरिया की पहचान बनाती है। जैसे कि लखनऊ प्रसिद्ध है, ठीक है, जैसे ताजमहल प्रसिद्ध है, जैसे जयपुर प्रसिद्ध है। तो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं हुई होंगी, इसलिए वो वहाँ की चीज़ें फेमस हुई है। ठीक है, तो जब किसी को पहचान दिलाते हैं उस एरिया के लिए, उस व्यक्तित्व के लिए, ऐसी वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन। ठीक है, और नेक्स्ट आपका हो जाए नॉन ऑफ को नो। देखो, कॉन्युगेशन का क्या मतलब होता है उपनगरीय, कि जहाँ पे एक के बाद कहीं नगर है, कहीं टाउन है, कहीं नगर है, कहीं टाउन, इस प्रकार की अगर संरचना हो आपके नगर की, उसे उपनगरीय समूह कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द लार्ज नंबर ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स मेड बाय हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कर इज नॉन एज, कि जहाँ पे अत्यधिक विशिष्ट कामगार द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों की विशेषता से युक्त उत्पादन को क्या कहा जाता है। देखो, एक फैक्ट्री है या एक स्पेस है जहाँ पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारे पीपल्स हैं जो उन एरियाज में काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो भी उनका काम है, जिस टाइप का उन्होंने काम एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो इस प्रकार की संस्था को क्या कहा जाएगा, इस प्रकार की संस्था को क्या कहेगा, फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है। दूसरा, कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। डेफिनेटली जब काम करेगा व्यक्ति तो उसे पैसे तो मिलेंगे, तो कैपिटल भी आपकी प्रोडक्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मास प्रोडक्शन, यानी कि आप कोई भी सामान बनाओगे तो बहुत अच्छी मात्रा में बनाओगे। एक सामान एक मात्रा में तो बनाओगे नहीं, उसकी बहुत सारे क्वांटिटीज हो जाएंगी कि हाँ भाई हम इतने में एक दिन का हमारा इतना होता है। ठीक है, इस हिसाब से आप सामान का प्रोडक्शन करोगे। तो ऐसी वाली कंडीशन को कहते हैं ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 23, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो लेबल एल द असरेशन एंड द रीजन। पहला असरेशन क्या कह रहा है, प्रीजुडिस इज वन थिंग, कि पूर्वाग्रह आपकी एक थिंग है, एक वस्तु है, एक चीज है। डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग एल्स, बट भेदभाव कुछ और है। ठीक है, आप अलग तरीके से उसमें भेद करते हो। ठीक है, दूसरा आपका क्या कह रहा है, क्योंकि प्रीजुडिस इज द मैटर ऑफ द बिलीफ, कि जब पूर्वाग्रह होता है वो आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करता है कि आपने पहले कैसे देखा था, कैसे नहीं देखा था। अच्छा, कहीं पे आग होगी, कहीं पे धुआं उठा हुआ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि आपने पहले देखा हुआ है जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है। जहाँ आग है यानी कि आपका बिलीव है, आपने देखा हुआ है। ठीक है, वहीं पे तो आपका पूर्वाग्रह होगा क्योंकि आपने पहले उसको एक्सेप्ट किया है, उसका एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन इज मोड ऑफ बिहेवियर, कि जब भी कुछ भेदभाव होता है वो आपके बिहेवियर के ऊपर होता है। ठीक है, आप अच्छा बिहेवियर करोगे, सबकी नज़र में आओगे, सब आपकी वाह करेंगे कि बहुत आप नाइस हो। ठीक है, अगर आपका बिहेवियर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो आप उस नेगेटिव आपके रेस्पॉन्डिंग के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो बात सही है कि जब भी हम पूर्वाग्रह करते हैं एक चीज़ होती है पर भेदभाव कुछ और होता है, डेफिनेटली कुछ और होता है। वो और इसलिए होता है कि पूर्वाग्रह हमारे विश्वास पे जुड़ा हुआ रहता है और भेदभाव हमारे बिहेवियर पे जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। एन इटालियन कंज्यूमिंग पनीर टिक्का इज रोम एंड द इंडियन कंज्यूमिंग पिज्ज़ा इन द वाराणसी एंड द एग्जाम्पल ऑफ, कि वाराणसी में तो पिज्ज़ा आ रहा है इंडिया में, और रोम में, इटालियन में पनीर टिक्का आ रहा है रोम में। तो ये किस प्रकार की कल्चर को
डिफाइन करता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फूड, देखो आपका जो फूड है वो सभी जगह वितरित है। यहाँ पे तो आपका पनीर टिक्का है, ये इंडियन फूड है जो कि रोम में जा रहा है, और पिज्ज़ा जो है वो बाहर के कंट्रीज से आया हुआ है, वो आपके इंडिया में आ रहा है, यानी ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली फूड का हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द कमोडिटीज़, ठीक है, उनमें जो जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, जो जो सामान जा रहा है या जो भी टेस्ट आपका डेवलप हो रहा है, उन टेस्ट का भी आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ की यहाँ आ रहा है, यहाँ का यहाँ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द कल्चर, डेफिनेटली इस चीज़ से तो कल्चर का तो एक्सचेंज हो ही रहा है ना, कल्चर का तो विस्तार हो ही रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा राइट ऑप्शन दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 क्या कह रहा है, द हु हैज रोट द बुक द लॉर्निंग क्राउड, लॉर्निंग क्राउड बुक किसने लिखी है, ये आपके लिखी है डेविड रिजमैन ने। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डेविड रिजमैन ने लिखी है। पहला आपका जो ऑप्शन है वो है हार्वर्ड रैनगोल्ड। हार्वर्ड रैनगोल्ड ने जो बुक लिखी है वो बुक अपन यहाँ लिख देते हैं, द वर्चुअल कम्युनिटी, ठीक है, ये लिखी गई थी आपकी 1993 में। दूसरा आपका ऑप्शन है ब्रूनो लोथार। ब्रूनो लोथार आपको पता ही है, इनकी जो बुक है ये बुक है एज ए साइंस, द साइंस एक्शन, ये बुक लिखी गई थी इनकी 1987 में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो बुक है ऑप्शन जॉर्ज सीमेल। एज यू नो जॉर्ज सीमेल की जो फेमस बुक थी वो बुक थी द फिलॉसफी ऑफ मनी, ठीक है, ये लिखी गई थी आपके 1900 के अंदर, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हु इज द नॉन एज द बॉर्जियस मार्क्स, की बुजुर्गवा मार्क्स की संज्ञा किसको दी गई है। पहला ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, ठीक है। पहले अपन समझ लेते हैं बुजुर्गवा, बुजुर्गवा किसे कहा गया है, आज के टर्म के अंदर अगर हम देखें तो बुजुर्गवा कहा गया है मिडिल क्लास को, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो वो मजदूर हैं, कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, ठीक है, सेवा प्रदाता हो गए हैं, और कहीं ना कहीं वो सेवादाता भी हैं, वो अपने नीचे किसी मजदूर को, किसी व्यक्ति को हायर भी कर लेते हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है। बुजुर्ग वर्ग का मतलब हो गया जो किसी को अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग प्रदान कर रहा है और उससे काम करवा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स की ये थ्योरी थी कि मार्क्स ने 2 क्लास बताई थी, बॉर्जियस है ना पहला तो, और दूसरा आपका प्लोरिटिक है ना, सर्वहारा वर्ग। तो ये था कि एक तो आप काम कर रहे हो, किसी से करवा रहे हो, दैट इज यू आर ऑनर, और दूसरा जो कर रहा है वो आपका हो गया है स्लेव, यहाँ पे स्लेव सिस्टम एक्टिवेट हुआ था। अब बात कर रहे हैं बॉर्जियस मार्क्स की संज्ञा किसे की दी गई है, तो ये आपके दी गई है मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर को इसलिए दी गई है क्योंकि उनकी जो फेमस बुक थी द ब्यूरोक्रेसी, कॉन्सेप्ट जो था उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति काम करता है, कुर्सी टेबल लेकर के काम करता है और सरकार से तनख्वाह पाता है, तो बुजुर्गवा है, और बाकी नीचे आने के बाद अगर वो सब्जी लेने जा रहा है या कुछ और एक्टिविटीज़ कर रहा है लाइक दैट, तो वहाँ पे भी वो उन लोगों को काम करवा रहा है, ठीक है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर से जुड़ा हुआ है। इमाइल दुर्खीम की द फेमस बुक है द सुसाइड, ध्यान रखना, और ये आपके प्रत्यक्षवादी रहे हैं, ठीक है, 1897 के अंदर लिखी गई थी। पार्सन्स एज यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल सिस्टम है, ये फंक्शनलिस्ट रह गए हैं, ठीक है, बहुत बड़े। और जॉर्ज सीमेल की तो जो बुक है वो बुक है द सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27, रिवार्ड्स एंड द पनिशमेंट एसोसिएट विद द रोल एक्सपेक्टेशन एज कोल्ड। देखो ये जहाँ पे जितने भी टर्म्स आए हुए हैं वो आपकी सबसे पहले तो रोल से डिफाइंड होते हैं, ठीक है, कि आपका रोल कैसे होना चाहिए किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में। पहला आपका क्वेश्चन कहते हैं कि नॉर्म्स का मतलब होता है प्रतिमान, यानी कि समाज द्वारा निर्धारित आपको ऐसे व्यवहार के तरीके बता दिए जाते हैं जो आपको उस सिचुएशन में करने होते हैं। जैसे पूजा अगर आपको करनी है तो आपको हाथ जोड़ के रहना है, ठीक है, वहाँ पे आप हाई डीजे म्यूजिक पे डांस नहीं कर सकते, ये नॉर्म्स हो गया, ठीक है। वैल्यूज़ हो गई हैं कि आपको अपने बड़ों का आदर करना है, जिससे आपके संस्कार दिखे, आपकी परवरिश दिखे, ठीक है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो। क्यों, क्योंकि आप दूसरों को देखोगे अच्छा करते हुए तो अच्छा करोगे, यानी कि ये रोल के ऊपर। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन।
सेक्शन में होता है अच्छा, अगर आपने काम किया, अच्छा रोल किया, सबका कहना माना, तो आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, आपकी विशेस पूरी होंगी। अगर आपने किसी का कहना नहीं माना, अगर झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, कोई बात छिपा रहे हो, तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा सेक्शंस प्रतिबंध। बात कर लेते हैं मोड्स की। ये होती हैं रूढ़ियाँ, यानी पुरातन समाज में जो जो काम करने के तौर तरीके हैं, उन्होंने एज इट इज़ आज के समाज में उनको चलाए रखने के लिए कहा। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि 5 बजे उठ जाना चाहिए, 4 बजे उठ जाना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आपको 4 AM उठ जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। ये आपकी रूढ़ियाँ हो गई है। ठीक है, वर्तमान समय में ऐसा कोई काम है नहीं एक्चुअली 4 बजे उठ करके कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसकी झाड़ू निकालो, या बहुत ज़्यादा आपके है ना एनिमल्स, आपने पेट एनिमल्स रखे हुए हैं, गाय भैंस, उनको चारा पानी करो, या और भी किसी टाइप का काम, या खेत में जाके कुछ काम करो, आज नहीं है। पर उन रूढ़ियों को जो फॉलो करते हैं कि 4 बजे उठना बहुत अच्छा होता है, तो आप भी 4 बजे उठ जाओ, दैट इज रूढ़ियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ मैच करना। पहली आपकी जो बुक है द सोशियोलॉजी ऑफ द डिजास्टर, ये आपकी लिखी गई थी 2019 पे, और इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके थॉमस डॉर्बेक। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बुक है अमामेंटल सोशियोलॉजी। अमामेंटल सोशियोलॉजी जो लिखी गई है वो लिखी गई है 1995 में, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं जॉन हैंगिगन। नेक्स्ट आपकी बुक द एज ऑफ द सस्टेन डेवलपमेंट। सस्टेन डेवलपमेंट लिखी गई है आपके 2016 के अंदर ही लिखी गई है, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं जॉनी एफ स्केच। एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस बुक है हमारे राम आहूजा साहब की, और राम आहूजा साहब को आप सबने डेफिनेटली पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपके राम आहूजा ने लिखी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इज द चैलेंजिंग ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द वुमेन इनटू द लो स्टेटस पॉरली पैड मैनुअल वर्क। क्या कह रहा है, महिलाओं की बढ़ती संख्या जो निम्न परिस्थिति वाले कम पारिश्रमिक शारीरिक श्रम की ओर जाता है, उस परिस्थिति को क्या कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं। पहली बात तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा फीमेल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सर्वहाराकरण। सर्वहाराकरण कौन हो गया, गरीब हो गया। ठीक है, कार्ल मार्क्स में अपन ने पढ़ा था बुजुर्ग वर्ग और सर्वहारा वर्ग। जो सर्वहारा वर्ग का मतलब गरीब हो गया है, जो मजदूर वर्ग हो गया है, जिसको बस काम कराओ, थोड़े से पैसे दे दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन की, गरीब का अस्तित्वीकरण, फेमिनाइजेशन ऑफ द पॉवर्टी। इसमें क्या होता है कि आपको फीमेल और मेल ये दो हैं, इसमें क्या हो रहा है, आपकी इंक्रीजिंग आपको करनी है इनक्वलिटी को, आपकी असमानता को बढ़ा दिया गया है, आपका स्टैंडर्ड ऐप सेट कर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि मैन और वुमेन ड्यू द वाइडिंग जेंडर गैप इन पॉवर्टी, कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा गरीब होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पुरुष तो फिर भी चलो बाहर जाके पैसे कमा लेता है, पर महिलाओं के पास ऐसा सोर्स नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा गरीब होती है। दूसरा ऑप्शन हमने समझ ही लिया है कि ये सिर्फ काम करना जानती, इनसे मजदूरी करा लो किसी चीज़ की, बस। ठीक है, काम करा लो ना, तो ये कर पाती हैं कि ना तो उत्पादन क्या प्रोडक्शन होना है वो सोच पाती है कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन किस हिसाब से करना है, उत्पादन के जो साधन हैं उसका भी इस पर अधिकार नहीं होता, और किस हिसाब से उत्पादन करना है उस पर भी इनका नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है फेमिनाइजेशन ऑफ द लेबर, श्रम का स्त्रीकरण। यानी कि ये होता है कि कुछ प्रकार के श्रम में उनकी ये होती है एकाग्रता। ठीक है, कि हमें तो इस टाइप का काम करना है, जैसे कि हमें टीचिंग करनी है। ठीक है, महिलाएं हैं तो टीचिंग करा लो आप उनसे। ठीक है, या बैंक का काम करा लो, बैंक का भी लो लेवल का काम कराएंगे, हाई लेवल का काम तो महिलाएं कर ही नहीं सकती, बिल्कुल लो लेवल का काम कराएंगे, जिसमें क्या होगा कि महिलाओं को एक तो कम भुगतान दे दिया जाएगा, उनका पे आउट बहुत लो कर दिया जाएगा। दूसरा क्या कहेंगे, पुरुषों के लिए काम करने वाली उनकी बढ़ती प्रवृत्ति। ठीक है, ये इसलिए भी होता है क्योंकि वो चाहती नहीं है कि हम कुछ काम करें, हमें सिर्फ घर का काम करना है, ओनली डोमेस्टिक। इसलिए भी उनका श्रम का स्त्रीकरण हो गया है कि महिलाएं तो क्या काम करेगी, घर में रह लेगी, बच्चों को पाल लेगी, घर का काम काज कर लेगी, या फिर ज़्यादा ही अगर उसको चाहिए सोर्स ऑफ अर्निंग तो वही कोई छोटी मोटी स्कूल में जाके टीचिंग करा लेगी, या कोई छोटा मोटा बैंक का काम कर लेगी, लेबर वर्क टाइप, हाई प्रोफाइल वाला काम नहीं होता है। ठीक है, तो 29 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका राइट ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। वही आपको लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, पहला आपका है द पॉन्डिंग हैंगली। ठीक है, पॉन्डिंग हैगरे ने क्या काम किया था, एपिको इनका आंदोलन था, एपिको
एपिको इनका आंदोलन था, एपिको मूवमेंट। एपिको जो मूवमेंट था वो सितंबर 1983 के अंदर चालू किया गया था, ठीक है। इन्होंने वृक्षों को पकड़ लिया था, हक कर लिया था, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। ये जो काम चला था ये चला था आपके उत्तराखंड में 1983 के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका ऑप्शन है MC मेहता। MC मेहता का जो था वो था गोल्ड मैन, इनको पर्यावरणीय पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार इनको 96 के अंदर मिला है। इन्होंने क्या किया था कि जो पॉल्यूशन कॉजिंग है इंडिया की, कि जो वृक्ष पॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनको लिए उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट आपका है कि मारिमुथु योगनाथन। मारिमुथु योगनाथन का जो रहा रोल वो पर्यावरण योद्धा के लिए रहा, इको वॉरियर इनको कहा जाता है, ये एनवायरनमेंट के लिए लगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आ रहा है अमृता देवी। एज एन अमृता देवी ने विश्नोई समाज का मूवमेंट लगा था। अमृता देवी ने, ये 1731 की बात है, जिसमें खेजड़ी थी। खेजड़ी को जोधपुर के अंदर हक कर लिया था अमृता देवी विश्नोई समाज वालों ने कि खेजड़ी के वृक्ष को नहीं रोकेंगे, क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष से उनकी जीवन रक्षा हो रही थी, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।